Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Kuda. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुड़ान। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस की। जिन लोगों ने वो लास्ट वीडियो पे तक नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लें। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन्हीं अजम्पशंस पर बेस्ड हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो द वेरी फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो ऑनर है, यानी जिसने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, जो ऑनर है वो अलग है और उसके द्वारा शुरू किया गया बिजनेस वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शर्मा ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उसने कुछ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और बिजनेस का नाम रखा इसने शर्मा एंड कंपनी। अब यहां पर शर्मा अलग है और जो उसकी कंपनी, उसके द्वारा बिजनेस शुरू किया गया शर्मा एंड कंपनी, वो अलग है। हमें कोई भी जो ट्रांजैक्शन देखनी है वो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, ना कि शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शर्मा ने ये जो 5 लाख रुपया इस बिजनेस को दिया, तो इस बिजनेस के लिए ये एक तरह की लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। ये कर्ज है जो शर्मा एंड कंपनी ने वापस इसके ओनर यानी शर्मा को पे करना है। तो बिजनेस अलग हो गया और उसका ओनर अलग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। सपोज करो इस 5 लाख से बिजनेस ने कुछ गुड्स खरीदी, या फिर मान लो इन खरीदी हुई गुड्स में से कुछ गुड्स बेच दी, या कोई इस बिजनेस ने एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस पेड। अब जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस होंगी, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं, बिजनेस के रिसोर्सेज से हो रही हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर शर्मा ने अपने लिए, मान लो अपने पैसों से परचेज ए बाइक, अपने लिए कोई बाइक खरीदी या अपना घर का कोई पर्सनल फर्नीचर बेचा, तो इसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। तो हम इन ट्रांजैक्शन को जो कि शर्मा ने की हैं अपने पैसों से, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बिजनेस अलग है और शर्मा अलग है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखनी है। अब देखिए, हम कोई भी चीज खरीदे, मान लो मैंने शर्मा एंड कंपनी से कोई चीज खरीदी थी। सपोज मैंने एक मोबाइल परचेज किया था, मैंने एक मोबाइल खरीदा था और मान लो वो मोबाइल खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जिस शॉप से मैंने खरीदा था, ठीक है, मैं उसके पास वापस जाऊंगा और मोबाइल को रिप्लेस करने के लिए बोलूंगा। ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं सीधा शर्मा के पास चला जाऊंगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जहां से कोई चीज खरीदते हैं, जिस दुकान से, जिस शोरूम से कोई चीज खरीदेंगे, तो हम उसी को वापस करेंगे। हम ये नहीं पता करते कि इस शोरूम का मालिक कौन है, हम उसको देंगे जाके घर पे। ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ उस बिजनेस के पास जाएंगे, जो भी वो बिजनेस है, चाहे वो शोरूम है, छोटी सी दुकान है, कुछ भी है, हम उसके पास जाएंगे और वो चीज उसको वापस करेंगे, ना कि उसके ओनर को ढूंढेंगे कि ओनर कौन है, हम उसको वापस करें। क्योंकि हमारी नजर में हमने जो चीज खरीदी है वो इस बिजनेस से खरीदी है। सो बिजनेस हमारी नजर में अलग है और जो उसका ओनर है वो अलग है। तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो देखनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज को, यानी बिजनेस के रिसोर्सेज मतलब हो गए एसेट्स या लायबिलिटीज को इफेक्ट करे, हमें उस ट्रांजैक्शन को, उसी ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अगर वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि शर्मा ने अपने पैसों से अपने लिए कोई चीज खरीदी, तो इसका बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि शर्मा जो अलग है और बिजनेस अलग है। शर्मा का दिया हुआ पैसा उस बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, जो उस बिजनेस को, शर्मा को कभी ना कभी वापिस करना है। तो बिजनेस अलग हो गया और जो ओनर है वो अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर्स, कि बिजनेस जो है वो उसके ओनर से अलग है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस देयरफॉर आर रिकॉर्डेड
are recorded in the books of account from the business point of view and not from the owners। इसीलिए बिजनेस के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें सिखाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें सिंपली ये बताता है कि हम बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर पाए, जिनकी कोई मनी वैल्यू है। एग्जाम्पल मैं कहूं मैंने गुड्स खरीदी, परचेज गुड्स फॉर 10,000, तो इसके लिए मैंने कुछ पैसा दिया, इसकी कोई मनी वैल्यू होगी। या सोल्ड गुड्स फॉर 12,000, मैंने गुड्स बेची तो इसकी भी एक मनी वैल्यू है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी हम उसी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे 1000 रुपीज़ का प्यार करते हैं और मेरे छोटे भाई को 1500 रुपीज़ का प्यार करते हैं, इसकी कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि प्यार को पैसों में तोला नहीं जा सकता। तो जब हम किसी चीज को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो अकाउंटिंग में ऐसी ट्रांजैक्शन को हम फिर रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मेरा एक एम्प्लॉय है वो बहुत ऑनेस्ट है, तो उसकी ऑनेस्टी को मैं मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं कहूं बहुत लॉयल है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो उन चीज़ों को मनी वैल्यू में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस की जो मेन चीज़ें हैं वो होती हैं उसकी एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्ड वर्कर हों और लॉयल हों, ऑनेस्ट हों, तो ऐसा बिजनेस ग्रो जरूर करता है। लेकिन उनकी ऑनेस्टी, उनकी लॉयल्टी को हम मनी वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उनको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिनको हम मनी वैल्यू में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, हम उनको अपनी जो अकाउंट्स बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, उनमें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें सिंपल ये बताता है कि आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जिसकी कोई मनी वैल्यू है, और जिन चीज़ों की मनी वैल्यू नहीं है, लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इनको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट only those transactions and events that can be measured in terms of money can be recorded in the books of accounts। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आपको याद होगा जो लास्ट कंसेप्ट मैंने अजम्पशंस में, इससे पहले जो लास्ट वीडियो आया उसमें जो एक फर्स्ट अजम्पशंस थी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में क्या था कि बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहता है, हम उसको क्लोज नहीं करते जब तक कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना आ जाएं। तो बिजनेस को हम एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए करते हैं। लेकिन हम कोई बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए अगर कर रहे हैं और मान लो वो इनडेफिनेट पीरियड 20, 30, 50 साल है, तो हम उसका जो प्रॉफिट है, आपको पता है हम बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है हम कब देखेंगे। तो मैंने कहा था कि हम रोज प्रॉफिट नहीं देखते, हम एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉफिट देखते हैं। तो उसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बिजनेस चल रहा है तो 10 साल के बाद या जब हम बिजनेस को बंद करेंगे तब प्रॉफिट देखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत होगा। अगर मैं कहूँ, मैं ये सोच के बैठूं कि मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट जब मैं अपने बिजनेस को बंद कर दूंगा तब देखूंगा, तो वो गलत होगा। देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को, हमें अपनी परफॉर्मेंस को एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेक करना होगा, और वो रेगुलर जो इंटरवल है अकाउंटिंग में वो 12 महीने का हमने फिक्स किया, वो 12 महीने का होता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। तो मान लो अगर एक बिजनेस एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए चल रहा है, तो हम ये नहीं करेंगे कि आज हमने बिजनेस शुरू किया और जब हम बिजनेस को खत्म करेंगे, बंद कर देंगे, तब उसका प्रॉफिट देखेंगे। हम अपनी बिजनेस की जो भी लाइफ है उसको एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में बांट लेंगे, जो कि 12 महीने का होगा। तो हम देखेंगे, अच्छा ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर आ गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये कितने महीने का होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीने का। और वो 12 महीने मर्जी है आपकी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर, या 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर, कोई भी आप ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बिजनेस की एक लाइफ है उसको एक रेगुलर इंटरवल में बांट देंगे, जो कि कितने महीने का होगा? 12 मंथ्स का। तो हर 12 महीने के बाद हम अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस देखेंगे। हर 12 महीने के बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ, सो दैट हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएं कि हमने फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट किया। मैं कहता हूं कि फर्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट 5 लाख था, उसके बाद सेकंड ईयर में मेरा प्रॉफिट हो गया 6 लाख, तो मैं कहूंगा हाँ पिछले साल से मेरा प्रॉफिट 1 लाख इंक्रीज हुआ। अगले साल मेरा प्रॉफिट हो गया 4 लाख, मैं कहूंगा 1 लाख 2 लाख डिक्रीज हो गया पिछले साल के मुकाबले। तो ये जो पीरियड है ये हमें, इससे हमें जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको जज करने में हेल्प मिलती है कि कितना प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल कितना है, कितनी हमारी ग्रोथ हुई या फिर डी ग्रोथ हुई। तो उसको फिर हम एक रेगुलर इंटरवल में बांट देते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो कि 12 महीने का होता है। तो इससे एक तो फायदा ये हो गया कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पता चल जाती है ईयर आफ्टर ईयर, हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो यूजर्स हैं ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारी अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन जिनको यूज करके वो अपने डिसीजन लेते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बैंक जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है, अब बैंक क्या करता है, बैंक भी अपने लोन की सेफ्टी के लिए हर साल हमारी परफॉर्मेंस को जज करेगा कि हमने, बैंक ने मतलब जो लोन दिया हुआ है वो लोन सेफ है या नहीं है, या फिर क्रेडिटर्स हो गए या फिर जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं वो लोग हो गए, तो वो भी हमें जो आगे क्रेडिट में गुड्स देने वाले हैं जिनसे हम उधार में खरीदेंगे, वो इसी हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं ईयर आफ्टर ईयर के, उनको देख के हमें जो है उधार देंगे। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा होगा तो आगे भी वो उधार देते रहेंगे। या फिर गवर्नमेंट है जिसको हमसे टैक्स लेना है, तो वो भी 12 महीने के बाद देखती है कि कितना टैक्स, किस कंपनी से हमें कितना टैक्स लेना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना टैक्स हमें उस कंपनी से लेना है। तो इन सबको जो एक रेगुलर इंटरवल जो होता है उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, सो दैट वो भी अपने डिसीजन जो हैं फ्यूचर में वो ले पाएं। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें जो प्रॉफिट है हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें वो निकालना है, और वो जो रेगुलर इंटरवल होगा उसको वो होता है 12 महीने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो ये पहले 3 जो प्रिंसिपल हैं ये मैंने आपको दिखा दिए। अब हम बात करते हैं अगले 3 प्रिंसिपल। चलिए अब अगले 3 प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो दोस्तों, ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमें जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करना है, उनको बताना है यूजर्स को। यूजर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा था कौन होते हैं, बैंक्स हो गए, या कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गई, या हमारे लेंडर्स हो गए, या क्रेडिटर्स हो गए। तो उन सब को हमें अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका फुल डिस्क्लोजर बताना है। मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बैंक्स हैं जिन्हें हमें लोन देना है या जो लोन दे चुके हैं, उनको हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, ताकि जो इन्वेस्टर है वो अपना डिसीजन ले सके, या फिर जो बैंकर है उसको हम दिखा सकें कि उसका पैसा हमारी कंपनी में सेफ है, या फिर क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में चीज़ें खरीदी हैं वो भी डिसाइड कर पाएं कि फ्यूचर में उन्हें हमें उधार देना है या नहीं देना। तो इन शॉर्ट हर बिजनेस को अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस को कम प्रॉफिट हुआ तो उसकी वजह क्या थी, या अगर सेल्स कम हुई तो उसकी क्या वजह थी, या अगर हमारी कॉस्ट कोई इंक्रीज हो रही है तो उसकी क्या वजह है। तो इन सब का हमें फुल डिस्क्लोजर यानी सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट and understandable reporting on the financial statement of all significant information relating to the economic affair of an entity। यानी हमें पूरी की पूरी और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हर कोई अंडरस्टैंड कर पाए हमें दिखानी पड़ती है। जितनी भी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें दिखानी है, सो दैट जो यूजर्स हैं हमारी इंफॉर्मेशन को जो यूज़ करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, जो भी फ्यूचर में उनको डिसीजन लेने हैं ताकि वो डिसीजन ले पाएं। नेक्स्ट इज मेटेरियलिटी प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल इसके कुछ अगेंस्ट है, कुछ अगेंस्ट इन द सेंस कि ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दिखानी है जिनकी कोई वैल्यू है, जिनकी कोई मेटिलिटी है, जिनसे किसी का जो डिसीजन है फ्यूचर में इफेक्ट हो सकता है। तो हमें मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अगर ना भी दिखाएं तो भी चलेगा। सो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो किसी बिजनेस की सेल्स जो हैं वो साल की 1 करोड़ है और उस बिजनेस में कुछ मान लो कुछ छोटा मोटा नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, किसी भी वजह से थेफ्ट हो गई, मान लो उसमें 2, 4, 5 हज़ार का लॉस हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई भी जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर बैंकर हैं उनसे इस कोई चीज़ से, इस इतने से लॉस पे कोई उनके डिसीजन पे इम्पैक्ट आएगा, वो अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे। इन शॉर्ट कुछ छोटे मोटे हमारे इंफॉर्मेशंस जिनको हम चाहें तो छुपा भी सकते हैं, ना भी बताएं, ऐसी इंफॉर्मेशंस हम चाहें तो डिस्क्लोज ना भी करें। तो मेटिलिटी प्रिंसिपल हमें सिंपली ये कहता है कि हमें वो इंफॉर्मेशन जिसका बताने या ना बताने से हमारे जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया बैंक्स हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गए या फिर हो गए लेंडर्स हो गए या क्रेडिटर्स हो गए, इनके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं आएगा, हम उन इंफॉर्मेशंस को ना भी बताएं तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसिडर करना है लेकिन गेन्स को कंसीडर नहीं करना है। इन शॉर्ट आपको सेफ रहना है, आपको सेफ एंड पे खेलना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर एक स्टॉक है जिसका जो मार्केट जो उसके लिए मैंने पैसा खर्चा है, जो मैंने कॉस्ट उसके लिए खर्ची है वो 5,000 है, लेकिन अब उसका जो मार्केट प्राइस है मान लो वो 4,000 है, तो मुझे अपनी बुक में उसको 4,000 पे ही रिकॉर्ड करना है, मैं उसको 5,000 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसीडर करो। एक्सपेक्टेड लॉसेस को, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप अपनी बुक्स में लिखो, लेकिन होने वाले गेन्स को आप मत लिखो। तो मैं उसको 4,000 मार्केट प्राइस पे ही लिखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे देखने में तो यहाँ पे 1,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब ये स्टॉक मेरा सेल में कन्वर्ट होगा, हो सकता है ये 10,000 में बिके या हो सकता है 4,000 से भी कम कॉस्ट में बिके, बट पॉइंट इज कि आपको एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना। अगर उसका मार्केट प्राइस ही 4,000 है, इट मींस हमें 5,000 तो मिलेगा नहीं, तो हम उसको मार्केट प्राइस पे ही लिखेंगे ताकि हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले से ही एडजस्ट कर दें। या इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा दिया हुआ है, जिनको हमने उधार में गुड्स बेची हुई हैं, उनको हम डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स, जितने भी डेटर्स होंगे, मान लो अगर मैंने कुछ टोटल 5 लाख की गुड्स क्रेडिट में बेची हुई हैं, तो जितना ज़्यादा हम क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होती है हमारा पैसा डूबने की। तो उसके लिए हम फिर जो हमारा जिसका पैसा डूबने के चांसेस हैं, उसके लिए हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी ऐसे डेट्स जो बैड हैं, यानी फ्यूचर में जिनके डूबने के चांसेस हैं। अगर मुझे 5 लाख रुपया बहुत सारे डेटर से लेना है, तो हो सकता है इसमें से 1 या 2 मुझे पैसा ना भी दें, तो उसके लिए मैं पहले से ही एक प्रोविजन बना लेता हूं कि इस 5 लाख में से हो सकता है मुझे 2,000 रुपये रिसीव ना हो। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड लॉस को पहले से ही कंसिडर कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि आप एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसिडर नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड गेन्स का आप इस तरह से भी ले सकते हो कि सपोज करो क्रेडिटर हैं, सपोज करो कि क्रेडिटर मतलब जिनको हमें पैसा देना है, जिनसे हमने गुड्स खरीदी थी कभी उधार पे, अब उनको पैसा देना है, और मान लो 1 लाख के क्रेडिटर हैं, तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि जो भी क्रेडिटर है वो हमें डिस्काउंट दे देंगे, कि वो फ्यूचर में हमें 1 लाख में से 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, तो हमें 1,000 का गेन हो जाएगा। ये आपको इस गेन को अपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हमारा जो ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, ये सिंपली हमें यही कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को कंसीडर करोगे। अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप उस लॉस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अपने होने वाले गेन्स जो एक्सपेक्टेड गेन है उनको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, आप अपने प्रॉफिट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज ना हो। सो डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आप प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, आप प्रॉफिट को
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप अपने बुक्स में मत लिखो, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप अपनी बुक्स में लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस प्लेज ए पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी बिजनेस क्या करता है, एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि जो उसके लिए सेफ है। मतलब वो देखता है कि ठीक है, लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, वो लिख लेगा, लेकिन गेन्स को कंसीडर नहीं करेगा। सो ये कंसेप्ट हमें, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें यही सिखाता है कि लॉसेस आपको रिकॉर्ड कर लेने हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे पहले 6 प्रिंसिपल्स। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। बाकी के बचे हुए प्रिंसिपल्स हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।